नमस्कार। हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुर्तगालियों के बारे में और पुर्तगालियों ने भारत में आने का अपना क्या उद्देश्य निर्धारित किया था, भारत में आए तो वो क्या उपलब्धियां हासिल किए और वह भारत में क्या देकर गए थे, वह सब सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। पुर्तगालियों के रूप में पहला पुर्तगाली यात्री आप जानते हैं वास्को डी गामा भारत में आया। वह सब सारी कहानी आपको पिछली क्लास में मिली थी। अब आज की क्लास में पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के लिए आएगी उसका नाम है डच। डच जो थे यह हॉलैंड या नीदरलैंड दोनों एक ही बात है, इसमें कोई दूसरा नाम नहीं। हॉलैंड या नीदरलैंड दोनों कह सकते हैं। वहां से कंपनी आई थी, यह भी यूरोपीय कंपनी ही थी और यूरोपीय कंपनी के क्रम में इसका स्थान दूसरा था। पहले स्थान पर पुर्तगाली आए थे और दूसरे स्थान पर डच आए थे, यानी पुर्तगाली, डच, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। क्रम लगाने के लिए आएगा तो आप क्रम लगाने के लिए आप कहेंगे पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद डेनिश और उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी यानी फ्रेंच जो आए थे, सबसे लास्ट में आए थे। तो सबको क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखिए डच जो कंपनी है यानी जो नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखने में तो लगता है टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन देखिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उस क्वेश्चन पर कई बार हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और उससे जो प्रश्न निकल कर आएंगे उस पर भी हम लोग उसको भी हल करेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। तो यह कंफर्म हो जाएगा कि डच से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, यह जो मेरी वीडियो है मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करता है। हम ये नहीं कहें कि बहुत बेहतर तरीके से ही तैयार करते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि इसमें कुछ भी छूटने न पाए। और इसके लिए आप चाहे वनडे में पढ़ें, चाहे टीजीटी और पीजीटी में पढ़ें, और चाहे तो सिविल सर्विसेज के लिए भी, यानी जो प्रदेश के लिए प्रदेश स्तर पर पीसीएस की जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी यह काम में आएगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को हल किया है, पीसीएस के भी क्वेश्चन को हल किया है और पीसीएस के पेपर भी दिए हमने, तो उसमें इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसको देखना है। तो आइए हम लोग डच के बारे में देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे रीजन क्या था। हर घटना के पीछे कोई न कोई रीजन होता है। ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे कोई रीजन होगा। ऐसा नहीं कि आप हमारा थोबड़ा देखने के लिए, हमारा मुंह देखने के लिए आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इसके पीछे कुछ रीजन होगा और हमारी वीडियो पसंद आएगी तभी आप देखेंगे, अगर नहीं पसंद आएगी तो आप नहीं देखेंगे। तो रीजन होता है, कारण होता है, और कारण क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। कारण क्या था कि यह लोग लालच किए थे, देखे थे, हालांकि वो लालच इनकी गलत नहीं थी, सकारात्मक लालच थी। क्योंकि इसके पहले पुर्तगालियों ने बहुत सारा फायदा भारत से लेकर गए थे लोग, बहुत सारे बेनिफिट भारत के हिस्से से व्यापार के तौर पे वह लेके गए थे और यहीं से प्रभावित हुए नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी यानी डच जो थे यह प्रभावित हुए थे। और पूर्वी देशों के लिए, यानी ये लोग पश्चिम में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पूर्वी देशों के लिए व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, और इसी क्रम में ये लोग चले गए थे दक्षिण पूर्व एशिया, यानी जो कह सकते हैं इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है जिसको मसाला द्वीप के नाम से जानते हैं, वो वहां चले गए थे। तो इसकी शुरुआत जो करते हैं कि 1595 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन नाम का एक डच व्यापारी जो था वह अपना व्यापारी बेड़ा लेकर पूर्वी देशों के लिए चला था। ये चलते हैं हम भी पुर्तगालियों की तरह, हम भी चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से मसाला लेके आ रहे हैं लोग, हम भी तो चले। और वह कार्नेलियस हाउटमैन जो था यह भी चला और पहुंचा कहाँ, सुमात्रा, बंटम। ठीक है, यानी इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ पहुंचे थे और वहां पर इसने अपनी बात रखी और वहां के राजा से एक संधि की। कहां के राजा के, बंटम के राजा से एक संधि की। किसने, कार्नेलियस हाउटमैन ने व्यापारिक संधि की। ठीक है, युद्ध की संधि नहीं हुई थी, व्यापारिक संधि हुई थी बंटम के राजा से। किसकी, कार्नेलियस हाउटमैन की। और यह कहां से आने वाला था, डच यात्री था। ठीक है, कब चला था, 1575 ईस्वी में। ध्यान रखना अभी कंपनी की स्थापना नहीं हुई है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अभी नहीं हुई है। अभी उसके पहले की हम घटना, उसकी भूमिका बता रहे हैं कि वो उसको स्थापित करने के पीछे कारण क्या था। हमने कहा कि हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। ठीक है, आप मार्केट में निकलेंगे तो अनायास नहीं घूमेंगे, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ सामान खरीदना होगा, कुछ भी आपको करना होगा बिना कुछ, तो इसके पीछे भी कुछ कारण था। कारण क्या था कि ये लोग पुर्तगालियों से प्रभावित हुए और कार्नेलियस हाउटमैन 1595 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा लेकर चले और चले गए दक्षिण पूर्व एशिया, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका इंडोनेशिया का क्षेत्र है वहां चले गए और वहां पर बंटम पर पहुंचे और वहां के राजा से यह संधि किए और यह व्यापारिक संधि थी और व्यापारिक संधि हुई और इसके तहत यह लोग व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। और व्यापार हुआ कब से कब तक? 1595 ईस्वी से लेकर 1601 ईस्वी तक। 1595 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक कुल 15 सफल व्यापारिक यात्राएं हुई। कितनी? 15। इसके बीच में 15 सफल व्यापारिक यात्राएं हुई। किसकी? डचों की। और खूब फायदे कमाए, बहुत सारा पैसा डचों ने प्राप्त किया। बहुत सारा व्यापार के तहत मसाला बेचकर या जो भी था उसके द्वारा डचों ने व्यापार में सफलता हासिल की। और देखा भाई, कोई भी, जैसे आप ही अपने पिता के पुत्र हैं, अगर आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, आपके पिता कह रहे पढ़ के क्या होगा, लेकिन अगर आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीएससी या जो भी है एंट्रेंस एग्जाम में आप बहुत बढ़िया नंबर ला लेते हैं, तब आपके पिता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, इसको पढ़ाना जरूरी है। और उसी तरह डच की संसद भी, नीदरलैंड की संसद या हॉलैंड की संसद भी यह देखी कि हमारे जो व्यापारी हैं यह काबिल है, इनके लिए एक व्यापारिक संगठन बनाने की जरूरत है और एक कंपनी की जरूरत है इनको। तो ध्यान रहे 20 मार्च, यह डेट याद रखेगा, 20 मार्च 1602 ईस्वी को यह डेट याद करनी है। देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और मैंने जब बताया था क्रम में, स्थापना के क्रम में, तो इसके पहले बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन भारत में नहीं आए थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भले से हो चुकी थी इंग्लैंड में, लेकिन भारत में नहीं आए थे। भारत में बहुत बाद में आएंगे, इनसे यानी 7-8 साल बाद आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 20 मार्च 1602 ईस्वी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहां की संसद ने, यानी नीदरलैंड की या हॉलैंड की संसद ने कर दी। ठीक है, कब की यह डेट याद करना है? 20 मार्च 1602 ईस्वी को, क्योंकि इसके पहले 1601 से और 1595 के बीच ये 15 सफल व्यापारिक यात्राएं कर चुके थे। और इसी से प्रभावित होकर हॉलैंड की संसद ने 20 मार्च 1602 ईस्वी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, यह ध्यान रखना है, पहले डेट ध्यान में रखना है। अभी उसका मूल नाम और लोकप्रिय नाम भी बताएंगे, उसको भी पूछता है। और यह जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो इसका जो मूल नाम था उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं वेरिंगदे, यानी VERINGDE, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपेगनिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि इसका मूल नाम क्या था, तो यह क्वेश्चन ध्यान में रखना है। वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपेगनिक, कंपनी नहीं, कंपेगनिक, इसका यह मूल नाम था। ठीक है, इसका लोकप्रिय नाम जो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी हम जानते हैं। कई बात ध्यान से सुनिएगा। 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डच व्यापारी चले थे और दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे। बंटम के राजा से व्यापारिक संधि हुई और 1595 से लेकर 1601 ईस्वी के बीच 15 सफल व्यापारिक यात्राएं हुई डचों के द्वारा। और इस बात से खुश होकर नीदरलैंड या हॉलैंड की संसद ने 20 मार्च 1602 ईस्वी को डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो कब की? 20 मार्च 1602 ईस्वी में। इसका मूल नाम क्या था? वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपेगनिक। यह पूर्णतः निजी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं था। ठीक है, लेकिन 17 सदस्य जो निदेशक मंडल में भेजे जाएंगे, यह भी क्वेश्चन बना है।
जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सदस्य निदेशक मंडल में थे, तो 17 सदस्य थे। जो 17 सदस्य निदेशक मंडल में भेजे जाएंगे उसको सरकार नियुक्त करेगी, वहां की संसद नियुक्त करेगी। बस इतना ही योगदान था वहां की संसद यानी सरकार का डच ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में। हालांकि स्थापना तो करी लेकिन उसमें अपना कोई इंटरफेयर नहीं किया। बस एक काम किया कि 17 जो सदस्य थे निदेशक बोर्ड के उनको नियुक्त करने का काम वहां की संसद ने की थी, और बाकी यह निजी कंपनी थी, अपने निवेश पर अपने पैसे से यह कंपनी चल रही थी। ठीक है, यहीं पर एम्स्टर्डम जो शहर थी वहां के व्यापारियों का सबसे ज्यादा शेयर इस कंपनी में लगाया गया था। तो टोटल कुल मिलाकर यह ध्यान में रखना हमको, इस कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो 20 मार्च। इस कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, वेलिंगदे ओस्ट इंडीज इंडिसे कंपनी, और लोकप्रिय नाम जिसको आप आम लोग बुलाते थे वह यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, इतनी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी का संगठन। अब कंपनी तो बन गई, अब कंपनी कार्य कैसे करेगी, कंपनी कार्य कैसे करेगी। पहले वह भारत में नहीं आती है कंपनी, ठीक है, पहले वह भारत में नहीं आती है, पहले वो जाती है दक्षिण पूर्व एशिया, तब बाद में भारत की तरफ भी ध्यान देती है। क्योंकि भारत में भी मसाला प्रदेश के नाम से आप जानते हैं, केरल में बहुत ज्यादा मसाला था, तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में इनका व्यापार हो जाएगा। कंट्रीटेड जो प्रणाली थी इन्होंने ही लाई थी, इसको हम समझाएंगे बाद में कि कैसे कैसे था। तो अब इनका क्या होता है कि इधर कंपनी की स्थापना हो गई और यह चले अब दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। अब देखते हैं क्या क्या होता है, डचों ने क्या क्या किया। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि इन डचों ने क्या किया। अब जब दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ यह आए और इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, जो सुमात्रा, जो जावा, जो भी जो क्षेत्र है इंडोनेशिया का, उस क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। और सबसे पहला अधिकार इन्होंने अम्बोयना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, ध्यान में रखना है। और कब स्थापित की थी, 1605 ईस्वी में। सबसे पहले 1605 ईस्वी में अम्बोयना में डचों ने फैक्ट्री स्थापित की है। भारत की बात हम नहीं कर रहे, भारत का यहाँ पर हम बना के रखे हैं। अभी हम दक्षिण पूर्व एशिया की, इंडोनेशिया के क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, जो द्वीप है उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अम्बोयना पर इन्होंने अधिकार किया और वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, यह ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वेटेबिया, 1619 ईस्वी में वेटेबिया में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में वेटेबिया में स्थापित की अपनी कंपनी। किसने, डचों ने, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वहां मेन मकसद इनका व्यापार, ठीक है। अभी कोई पुर्तगालियों की तरह यह कई उद्देश्य नहीं लेके आना था कि नहीं भारतीय नारियों से विवाह करना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना, यहाँ कुछ नहीं, ओनली व्यापार। ठीक है, इसके बाद मलक्का को जीतते हैं, मलक्का पर अधिकार करते हैं 1641 ईस्वी में, मलक्का पर 1641 ईस्वी में, और सिलोन पर 1658 ईस्वी को यह अधिकार कर लेते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह पूछता है क्रम लगाने के लिए कि डचों का जो व्यापारिक अभियान था दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ, उसमें सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। ठीक है, सबसे पहले डचों ने अपनी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो वह हो जाएगा अम्बोयना। इसको मिक्स करके देगा तो आपको क्रम लगाने के लिए आपके सामने समस्या पैदा होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 1605 में अम्बोयना, 1619 ईस्वी में वेटेबिया, 1641 ईस्वी में मलक्का और 1658 ईस्वी में सिलोन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसने, डचों ने। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। डचों की जो स्थिति थी 1595 से ये एक्टिव हुए व्यापार की तरफ, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। कॉर्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में गया और बंटम के जो राजा थे उनसे व्यापारिक संधि हुई और बंटम के राजा ने कहा कि ठीक है आप व्यापार करिए। और 1595 से लेकर 1601 ईस्वी तक कुल 15 सफल व्यापारिक यात्राएं इन्होंने की थी, जिससे खुश होकर हॉलैंड या नीदरलैंड की जो संसद थी उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को कर दी। और इसका वास्तविक नाम जो था वेलिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी, इसका नाम था, लोकप्रिय नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। इसके बाद यह लोग अपने व्यापारिक
अभियान के तहत सबसे पहले अम्बोना पर यानी दक्षिण पूर्व एशिया के अम्बोना पर, उसके बाद बेल्टेविया पर, फिर मलक्का पर, उसके बाद सिलोन पर यह लोग अपनी कंपनी स्थापित करने के बाद, हालांकि इसके साथ साथ दोनों ही हो रहा था, यह लोग इसके स्थापना के साथ साथ भारत की तरफ भी ध्यान दिए। आप जानते हैं कि यह जो मैप बना है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मेरा झुकाव है, इधर इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं मैप में। और ये है आपका, ठीक है, ये आपके सामने है, यह भारत का क्षेत्र है, यह सुमात्रा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुमात्रा है। तो यह जो आए थे, यह जब यूरोप से आए थे इस तरह घूम के, तो सबसे पहले यहाँ पर आए थे सुमात्रा पर, और यहीं के राजा से इन्होंने संधि की थी और यहीं पर कंपनी यानी बेल्टेविया, अम्बोना जो भी था, यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की। लेकिन साथ साथ यहाँ से भारत का भी संबंध ये लोग स्थापित किए कि भारत में भी मसाला मिलता है, तो भारत के इस क्षेत्र में यानी इधर केरल के क्षेत्र में मसाला मिलता है, तो यह भारत की तरफ भी अपना ध्यान स्थापित किए। और भारत में भी देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भारत में भी यह लोग अपनी स्थिति मजबूत करना प्रारंभ कर दी, ठीक है। इसी क्रम में आगे देखिए, अब भारत में सबसे पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ स्थापित होती है, इसको देखना है। इसके बाद देखिएगा, भारत में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने अपने मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में स्थापित किए थे। और मसूलीपट्टनम उसमें स्पष्ट नहीं होगा, तो इस तरह देखिएगा कि जो आपका ये वाला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर है मसूलीपट्टनम, ये वाला क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो मसूलीपट्टनम, यहाँ पर 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो क्वेश्चन पूछता है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री डचों ने अपने स्थापित की थी, यह बात ध्यान में रखना है। और कब, 1605 ईस्वी में। देखिए, अम्बोना को भी जीते थे 1605 में, और मसूलीपट्टनम, यानी दोनों की तरफ साथ साथ ध्यान दे रहे थे लोग, भारत को और दक्षिण पूर्व एशिया के और राज्य जो है इंडोनेशिया का, उधर साथ साथ। तो 1605 ईस्वी में सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और यहीं पर अपना पहला मुख्यालय भी बनाया था, ठीक है। तो पहला मुख्यालय इनका कहाँ था, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कई जगह मुख्यालय इनके बनेंगे, तो उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद दूसरी फैक्ट्री पेट्टापोली में स्थापित की गई थी, दूसरी फैक्ट्री पेट्टापोली में स्थापित की गई थी, यह ध्यान रखना है। इसलिए हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अब हम क्रम से देखेंगे कि डचों ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और किन उद्देश्यों से अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, इसको देखते हैं। तो चलिए हम पश्चिम क्षेत्र से देखेंगे। हमको लगता है कि डच बहुत छोटा सा पड़ता है, लेकिन डचों की जो उपलब्धियां थी यह भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसको हम देखिएगा, पश्चिम में आएंगे तो देखिए यह गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। हमेशा फैक्ट्री कहाँ, बीच में केवल देखेंगे तो आगरा मिलेगा और पटना मिलेगा, इसका भी रीजन मिलेगा इधर और सभी जो फैक्ट्रियां थी समुद्र तटीय क्षेत्रों पर यह लोग स्थापित किए थे, जो व्यापार को सुविधा प्रदान करे। अहमदाबाद, इसके बाद दूसरी फैक्ट्री कैम्बे में, फिर अगली फैक्ट्री भड़ौच, सूरत में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। कालीकट यानी केरल, अब जानते हैं किस प्रदेश में है, कालीकट केरल में है। यहीं पर 1498 ईस्वी को कौन आया था, पुर्तगाली आया था, जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। यह कालीकट में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। अब चलते हैं पूर्वी छोर पर, ठीक है। पूर्वी छोर में देखिएगा पुलिकट है, तमिलनाडु में है, नेगापट्टनम में भी है इनकी फैक्ट्री। इसके बाद पांडिचेरी यानी इसको करिकाल में भी ये लोग अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मैंने पेट्टापोली के बारे में बता ही दिया कि पेट्टापोली में भी इनकी फैक्ट्री थी। मसूलीपट्टनम वो बता दिए थे। उड़ीसा में देखिएगा, यह आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, यह तमिलनाडु का क्षेत्र था। उड़ीसा में देखिएगा बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, और बिमलीपट्टनम में दो फैक्ट्रियां उड़ीसा में थी, बालासोर और बिमलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। अब देखिए जो क्वेश्चन बनता है, बंगाल में एक बार क्वेश्चन बना था कि 3 फैक्ट्रियों का नाम आता है डचों ने स्थापित की थी, पिपली की, चिंसुरा की और कासिम बाजार की, ठीक है।
3 फैक्ट्रियां यहां पर हम लिख देते हैं, पिपली, चिनसुरा और कासिम बाजार। 3 फैक्ट्रियां कासिम बाजार, 3 फैक्ट्रियां इन्होंने स्थापित की थी। पिपली में इनकी जो फैक्ट्री थी वो 1627 ईस्वी को, यहां पर देखिए लिखा है 1627 ईस्वी को। चिनसुरा में 1653 ईस्वी को, और जो कासिम बाजार है 1658 ईस्वी को 3 फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। कहां पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और क्वेश्चन एक बार पूछा था कि डचों के किस कंपनी को, किस फैक्ट्री को गुस्ताउस फोर्ड के नाम से जाना जाता है, या पश्चिम बंगाल में वह कौन सी फैक्ट्री थी जिसकी डचों ने घेरेबंदी या किलेबंदी की थी। और उसको क्रम लगाने के लिए भी आया था कि डचों ने जो पश्चिम बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी उसका क्रम बताए। तो यहाँ पर अगर आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहले पिपली, उसके बाद चिनसुरा, उसके बाद कासिम बाजार। यह ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बना है और यह पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। पिपली, चिनसुरा और कासिम बाजार 3 फैक्ट्रियां स्थापित की थी और तीनों का क्रम देखिएगा। 1627 में पिपली, 1653 में चिनसुरा और 1658 ईस्वी में कासिम बाजार जो फैक्ट्री डचों ने स्थापित की थी, ठीक है। अब देखना है कि किस कंपनी को, किस फैक्ट्री को, कंपनी नहीं कहेंगे फैक्ट्री कहेंगे, किस फैक्ट्री को डचों ने गुस्ताउस फोर्ड के नाम से, डचों की वह कौन सी फैक्ट्री थी जो गुस्ताउस फोर्ड के नाम से जानी जाती थी, या वह कौन सी फैक्ट्री थी जिसकी किलेबंदी की गई थी, ठीक है। तो जो 1653 ईस्वी में चिनसुरा में जो फैक्ट्री बनी थी यह इनकी किलेबंद फैक्ट्री थी, किलेबंद फैक्ट्री थी पहली बात। और इसी को गुस्ताउस फोर्ड के नाम से जानते हैं, गुस्ताउस फोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जब इसके गठन से हम लोग देखेंगे आगे, फिर एक बार देख लीजिएगा कि जब यह कंपनी गठित हो गई थी, उसके पहले हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि गठित कैसे हुई थी। अब जब इसका गठन हो जाएगा तो यह क्या करेंगे, यह चलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ और यह किसको जीतेंगे, सबसे पहले अम्बोना को। अम्बोना जीतने के बाद वेटेबिया पर, और वेटेबिया जीतने के बाद यह लोग मलक्का पर और उसके बाद सिलोन पर अधिकार करते हैं। और साथ साथ भारत की तरफ भी यह लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहली फैक्ट्री बनी कहाँ पर, मछलीपट्टनम में। जब अम्बोना मत जीते अपनी फैक्ट्री स्थापित की तो मछलीपट्टनम में भी स्थापित कर लिए और मछलीपट्टनम इनका प्रथम मुख्यालय बना, ठीक है। इसके बाद पेट्टापुली दूसरी कंपनी बनी और मैंने कहा कि फिर से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो अहमदाबाद, कैम्बे, भड़ौज, सूरत, कालीकट, इसके बाद पुलिकट, नेगापट्टनम, पांडिचेरी, पेट्टापोली, मछलीपट्टनम, बालासोर, बिमलीपट्टनम, ऐसा यह उड़ीसा में, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश में है, यह तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यहाँ पर है। अब बंगाल के भी फैक्ट्री की हम चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर पहली फैक्ट्री पिपली में स्थापित हुई, दूसरी चिनसुरा में और तीसरी कासिम बाजार में। चिनसुरा की जो फैक्ट्री है 1653 ईस्वी में स्थापित की गई थी और यह किलेबंद फैक्ट्री थी और इसको गुस्ताउस फोर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे हम चलते बिहार में, और बिहार के पटना में भी यह अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे और उत्तर प्रदेश के आगरा में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इन दोनों फैक्ट्रियों की स्थापना का उद्देश्य था नील के जो उत्पादन थे उसको ग्रहण करना, ठीक है, उसको इकट्ठा कर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा नील की खेती बिहार और उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है वहां पर नील की खेती होती थी। तो जो नील का उत्पादन होता था उसकी सुरक्षा के लिए यह लोग आगरा में और पटना में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे, ठीक है। यह हो गई, अभी इनकी फैक्ट्रियों की बात हम करेंगे, हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी जो प्रणाली थी, एक कार्टेल सिस्टम था और एक कंट्री टेट प्रणाली थी। तो पहले कंट्री टेट प्रणाली को हम लोग समझेंगे, उसके बाद कार्टेल सिस्टम को समझेंगे और उसके बाद डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच, एक ही वीडियो में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। डचों के बीच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होगा और समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं कि कंट्री टेट प्रणाली, डचों ने इसको मिटाते हैं पूरा। अच्छा चलिए ठीक है, इतने में हो जाएगा हमारा। कंट्री टेट सिस्टम, कंट्री ट्रेड सिस्टम, इसको कहते हैं अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार,
ठीक है, अंतर्देशीय व्यापार कंट्री ट्रेड सिस्टम को कहते हैं। अब देखिए यह त्रिकोणीय व्यापार होगा। अब कैसे होगा इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए यह हो गया दक्षिण पूर्व एशिया, यह हो गया भारत, यह हो गया यूरोप। बस केवल समझना आपको, यह हो गया यूरोप, इसको भी चलिए ठीक है इसको मिटाते हैं, इससे हो जाएगा। यह हो गया भारत, यह हो गया दक्षिण पूर्व एशिया और यह हो गया यूरोप। चलिए इस तरह से समझते हैं हम लोग क्या होता है। अब करते क्या है, डच बहुत चालाक थे, डचों का दिमाग व्यापार में बहुत तेज था। अब डचों ने कंट्री ट्रेड सिस्टम लाया, किस लिए? फायदे कमाने के लिए। इनका प्योर वो पहले पता करते थे कि किसकी कमियां क्या है, और उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों की जो कमियां हैं वह क्या है, वह भारत में बनने वाले जो मलमल के कपड़े हैं, मलमल के कपड़े जो हैं उनकी मांग सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया में थी। कहां से बनते थे? अब भारत में बनते थे। अब क्या करते थे यह लोग, भारत में बहुत सस्ता मिलता था और भारत से यह लोग लाते थे दक्षिण पूर्व एशिया में, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए मलमल के कपड़े, भारत के इनको अच्छा लगता था। तो जब ज्यादा मांगेंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो दाम ऊंचे होंगे। ठीक है, जब डिमांड इसकी ज्यादा होगी तो मांग ज्यादा होगी तो इसके दाम भी ज्यादा होंगे। तो भारत से यह लोग सस्ते दाम पर कपड़े लाते थे यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, और यहाँ पर ऊंचे दामों में बेचते थे। ऊंचे दामों में इसके ऊंचे दाम लगाते थे, भारत से सस्ते दामों पर यहाँ से लाते थे तो यहाँ पर ऊंचे दामों पर बेचते थे, और उन पैसों से ज्यादा पैसा कमाते थे। उन पैसों से दक्षिण पूर्व एशिया से जितने मसाले अधिक से अधिक खरीदते थे और इसको लेकर जाते थे, कहाँ बेचते थे? यूरोप में, और ज्यादा दाम पर। देखिए कहां से शुरू करते थे, भारत से कम कीमत पर। कम कीमत पर, भारत में इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी, कम कीमत पर भारत में कपड़े बनवाते थे लोग और दक्षिण पूर्व एशिया में लेकर आते थे और यहाँ पर ऊंचे दामों पर बेचते थे, क्योंकि ये लोग ज्यादा पहनना पसंद करते थे, ऊंचे दामों पर बेचते थे और यहीं से मसाला को खरीद कर ये लोग यूरोप में लेकर जाते थे। और यहाँ पर जानते हैं कि मसाला को और ऊंचे दामों में बेचेंगे। ठीक है, यहाँ पर पैसे भी अधिक कमा, यहाँ से भी पैसे, यहाँ से भी पैसे और यहाँ से भी पैसे इन्होंने कमाए। इसी को अंतर्देशीय व्यापार कहा जाता है या कंट्री ट्रेड सिस्टम कहा जाता है। किसने लाया था? डचों ने लाया था। ठीक है, अब एक हो गया कार्टेल सिस्टम। ठीक है, कार्टेल सिस्टम भी डचों का ही था। कार्टेल प्रणाली वह भी डचों की थी। वह क्या था, उसके बारे में बताया जाता है कि वह जो मलमल के कपड़े थे वह भारतीयों को एक मुश्त पैसा दे दिया जाता था। चलिए ठेके पे इतना कपड़ा आपको बनाना है, कम पैसा, और वहां के जो जुलाहे थे उनसे कपड़ा बनवाया जाता था और ले जाकर बेचते थे, वो उसी से संबंधित था। अब हम लोग देखेंगे आंग्ल डच संघर्ष। आंग्ल डच संघर्ष। अब जानते हैं आंग्ल मतलब किसके बारे में कर रहा है? अंग्रेजों के बारे में कर रहा है। आंग्ल मतलब अंग्रेज और डचों के बारे में। अब इनके बीच संघर्ष होगा, क्योंकि अब अंग्रेज भी आ चुके थे भारत में। ठीक है, अंग्रेजों ने भी भारत में अपना पदार्पण कर लिया था। सबसे ज्यादा जो डचों का झुकाव था दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ था, लेकिन अंग्रेज भारत की तरफ झुकाव था। लेकिन दोनों के बीच संघर्ष होना अस्वाभाविक क्यों हुआ? क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धी बन गए थे, व्यापार में प्रतिस्पर्धी बन गए थे, प्रतिस्पर्धा के साथ कार्य कर रहे थे और दोनों के बीच संघर्ष होना लाजमी था। और संघर्ष कहां से हुआ? अम्बोयना कांड से। अम्बोयना हत्याकांड। इसको ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, तो 1623 ईस्वी में। ठीक है, 1623 ईस्वी में यह अम्बोयना हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1623 ईस्वी में अम्बोयना हत्याकांड हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि एक अंग्रेज अधिकारी था और एक डच गवर्नर था, और डच गवर्नर का नाम था बेंस पेल्ट। बेंस पेल्ट एक गवर्नर था, और कहां का गवर्नर? डच गवर्नर था। ठीक है, बेंस पेल्ट। इसने एक अंग्रेज व्यापारी
या व्यापारियों का जो एजेंट था उस पर यह आरोप लगाया। ठीक है, अम्बोयना में वेंसपेल्ट ने अंग्रेज एजेंट जो व्यापारी था उस पर यह आरोप लगाया कि इसने डच जो फैक्ट्रियां हैं उस पर अधिकार करने, इस पर आक्रमण करने की दुस्साहस किया। किसने कहा था? वेंसपेल्ट ने अंग्रेज अधिकारी पर यह आरोप लगाया, अंग्रेज अधिकारी पर यह आरोप लगाया कि भाई इसने डचों की जो फैक्ट्री है उस पर अधिकार करने या उस पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। और इसी में एक झड़प हुई और इस झड़प में 10 अंग्रेज और 9 जापानी की हत्या हो गई। 10 अंग्रेज मारे गए और 9 जापानी मारे गए, यह मारे गए। और इसी से डचों में और अंग्रेजों में अस्थायी दुश्मनी हो गई। और रिजल्ट इसका क्या आया, यानी इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी स्थिति भारत में मजबूत की और डचों ने अपनी स्थिति दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत की। ठीक है, और 1759 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? वेदर्रा का युद्ध होता है। और इसमें निर्णायक रूप से डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया। ठीक है, यह देखना है। अब क्वेश्चन है अम्बोयना हत्याकांड कब हुआ था, यह डेट याद रखनी है, 1623 ईस्वी में। और वेंसपेल्ट जो नाम का अधिकारी था, इसने आरोप लगाया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारी फैक्ट्री पर वो करने की, अधिकार करने की कोशिश क्यों की। और इसी को लेकर झड़प होती है। और इसी झड़प में क्या होता है कि 10 अंग्रेज अधिकारी और 9 जापानी मारे जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इसका रिजल्ट यह होता है कि इन्होंने भारत में और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना अधिकार स्थापित किया। तो इस तरह यह जो डचों का भारत में आगमन था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और डच समाप्त होता है। इसका अध्ययन आप लोग करें और जो मुख्य बिंदु पर जिस पे कई बार चर्चा की गई उसको कई बार आप देखें। जैसे अम्बोयना हत्याकांड की बात हमने की और इसके पहले कंपनी की स्थापना, कंपनी का मूल नाम, कंपनी का लोकप्रिय नाम, कंपनी पहले कहां पर स्थापित की अपने भारत में, मछलीपट्टनम में। देखिए एक चीज और भूल रहे हैं हम लोग, कंपनी ने अपने 3 मुख्यालय स्थापित किए थे। पहली मछलीपट्टनम में, इसके बाद अपनी दूसरी जो दूसरा मुख्यालय बनाया था यहाँ पर ये पुलिकट में, दूसरा जो था वो पुलिकट में, और तीसरा जो था यहाँ पर नेगापट्टनम में, इसके 3 मुख्यालय थे। ध्यान रहे 3 जगह यह लोग मुख्यालय, पहले मछलीपट्टनम बनाए, फिर उसके बाद पुलिकट बनाए, उसके बाद नेगापट्टनम बनाए। यह डचों की बात थी। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें लाने की कोशिश की गई थी और यह पूरा प्रयास किया गया था कि सभी चीजें सही। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब की इच्छा रखते हैं और उम्मीद है आप लोग इसमें हमको निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।